हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग में जब हम बैंक की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन बैंक की क्या होती है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे ही कलेक्ट, डिपॉजिट एंड डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन, मतलब क्या, कैश को कलेक्ट करना। उसके बाद लेंडिंग एंड क्रेडिटिंग एडवांसेस, मतलब क्या, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। तो सेकेंडरी फंक्शन बैंक के क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल लोकल फैसिलिटी, रेमिटेंसेस, ट्रांसफर ऑफ फंड जिसको हम बोलते हैं, इनवर्ट रेमिटेंस एंड इंश्योरेंस, ये सारे सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दो टर्म जो है यूज़ होती है बैंकिंग में। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल बैंक एंड सेकेंड होता है, हम बोलते हैं, निश और डिफ्रेंशिएटेड बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जिसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फीचर दोनों प्रोवाइड होते हैं, हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। फॉर एग्जांपल एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है। उसके बाद निश और डिफरेंशिएटेड बैंक में आता है एयरटेल पेमेंट्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1-2 लाख पर कस्टमर 2 लाख से ज़्यादा जमा डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है। ऑफकोर्स इनको आरबीआई कंट्रोल करता है। अब उसके बाद बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैंक के बाद हम मनी पे आते हैं। तो मनी क्या होता है? मोड ऑफ पेमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। जो फर्स्ट मनी सिस्टम था उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे गुड्स को मनी ट्रीट किया जाता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें अब इसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं? तो फॉर एग्जांपल शॉर्ट शेल्फ लाइफ, मतलब क्या, पेरिशेबल गुड। अब किसी प्रोडक्ट की, टोमेटो हुआ, ऑनियन हुआ, इनकी प्राइस जो है काफ़ी कम रहती है। उनकी जो पेरिशेबल गुड्स है ये सब, मतलब क्या, एक टाइम बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब क्या, अगर आपको किसी पर्सन को वीट सेल करना है तो उसको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसे वीट चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपको वीट सेल करना है और एप्पल ख़रीदना है, तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एप्पल हो, उसको वीट खरीदना है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बाद आता है स्टोरेज वैल्यू। स्टोरेज वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास टोमेटो है, आपके पास वीट है। करेक्ट। इन दोनों की स्टोरेज वैल्यू अलग अलग है। मतलब आप वीट को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन टमाटो को इतने टाइम तक नहीं रख सकते। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज वैल्यू। तो इसमें भी इशू आता है। तो इसके बाद जो है मनी का इवोल्यूशन होता है, और हम आते हैं कमोडिटीज़ मनी पे, जिसमें हम क्रूड एग्जांपल ले सकते हैं, क्रूड ऑयल का और गोल्ड का। तो फॉर एग्जांपल आप गोल्ड का एक कॉइन बनाओगे जिसमें 1 ग्राम आप ऐड कर दोगे। ठीक है। मार्केट में आप सेल करोगे तो उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब क्या, कि किसी तरह के एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज़ हो सकता है। इंटरमीडिएट गुड यूज़ हो सकता है। सेम फॉर क्रोडल भी है, गोल्ड भी है। करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं कमोडिटीज़ मनी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोज, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है बार्टर सिस्टम के। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फियाट मनी पे। तो फियाट मनी क्या होता है? इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका 500 रुपये का करेंसी नोट आपके पास है, 500 रुपीज़ का। तो आपका इससे कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर नहीं सकते, लेकिन आप परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू इस करेंसी नोट को लाया गया है। ये लीगली बाइंडिंग, मतलब लीगल टेंडर होता है, इसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली लिक्विड होता है। मतलब क्या, तो लिक्विडिटी एक फीचर होता है एसेट का, किसी भी एसेट का, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कितनी जल्दी आप किसी मनी को, किसी एसेट को लिक्विड करके दूसरे गुड्स परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है, आप सेविंग अकाउंट से अपने पैसे निकाल कर डायरेक्टली कोई से भी गुड्स परचेज कर सकते हो। करेक्ट। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड अकाउंट है तो आपको इसमें से कुछ पैसे निकाल के क्या करना पड़ेगा? पहले आप इसे क्लोज करोगे, उसके बाद इसका कैश जो है सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओगे, एंड देन गुड परचेज करोगे। तो मतलब क्या, एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है लेस लिक्विड है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं फिड्यूशरी मनी पे। तो फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन को चेक दिया, या फिर एक पेपर पे लिख कर दिया, एक पेपर पे कुछ रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया कि मैं आपको XYZ डेट पे इतना अमाउंट पे करूँगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। मतलब आप बायर, जो आप बायर है उसके कॉन्फिडेंस पे उसको सेल कर रहे हो, उससे
उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं शोन बाय द एक्सेप्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब ये लीगल टेंडर नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर एक टर्म होती है, समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने एक कार खरीदी शोरूम पे जाके 20 लाख की, ठीक है। अब आप कार वाले को 5-5 के 2-2 के सिक्के ढेर सारे दोगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या उसके पास बाइंडिंग है? फॉर एग्जांपल आप 500-500 के नोट की बंडल दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लीगल टेंडर है, 1 रुपीज़ लीगल टेंडर तो है, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब क्या, एक टाइम बाद आप इतने जो कॉइन्स दोगे वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कमर्शियल बैंक मनी पे। तो कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है? फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इसके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये अपने 100 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक क्या करेगा, 10 रुपीज़ अपने पास रिजर्व में रख लेगा। इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो और फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। मतलब क्या, आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया बैंक्स के लिए कि आपके पास 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो आप पूरे 100 रुपीज़ जो है लोन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको 10% जो है, सपोज करो कि आपको अपने पास रखना पड़ेगा, तो उन्होंने, बैंक ने क्या करा, 10% जो अपने पास रख लिया। इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में, आपके पास बचे 90 रुपीज़। अब ये 90 रुपीज़ क्या कहलाएंगे, आपके कमर्शियल बैंक मनी। ये 90 रुपीज़ कहलाएंगे कमर्शियल बैंक मनी। अब सेम सिस्टम, आपके पास ये 90 रुपीज़ है, बैंक ने लोन दिया आपको, स्टेप पर्सन ए को जो है लोन मिला है 90 रुपीज़ का, ठीक है। अब ये पर्सन ए क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा पर्सन बी से। अब पर्सन बी के पास ये 90 रुपीज़ है। अब इस 90 रुपीज़ में अगेन ये कैश डिपॉजिट करेगा बैंक में। बैंक 9 रुपीज़ रिजर्व, मतलब 10% रिजर्व रहेगी, मतलब हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। एंड अगेन बचे हुए रुपए का मार्केट में लोन दे देगी। अब लोन पर्सन बी ने वापस खरीदा और सेम फ्लो पर्सन सी के लिए भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक मनी। अब हम आते हैं आरबीआई पे। तो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक में क्या आता है, जो शेड्यूल बैंक है वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रिटर्न रहता है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये आती है सब शेड्यूल बैंक के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट का। उसके बाद अब 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद इसके एचक्यू जो है, फर्स्ट एचक्यू कलकत्ता में ओपन होता है, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई में 1937 में, ठीक है। उसके बाद इनिशियली ये प्राइवेटली ओन रहता है, लेकिन बाद में 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। अब आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, 1, 2, 3, ये सारे बताते हैं कि आरबीआई क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब आरबीआई का जो बोर्ड है, हम उसको बोलते हैं सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। सब उसका चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो करेंसीज 1 रुपये करेंसीज नोट हैं, वो कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के फंक्शन देखते हैं। तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, करेक्ट। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब क्या, करेंसी नोट को प्रिंट करने का काम करता है। साथ ही में सॉइल्ड, मतलब क्या, खराब जो नोट हो जाते हैं उसको रीसप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। और काउंटरफिट नोट पे स्टॉप करने का काम करता है। उसके बाद आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब क्या, आरबीआई फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट बजट पेश करती है लोकसभा में, करेक्ट। अब लोकसभा में जब बजट आता है तो गवर्नमेंट बता देगी कि इनकम, प्रेजेंट इनकम कितनी हुई है, जनरेट हुई है, और फ्यूचर में वो कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। अब इस एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ती है। गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट से करती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम 95% गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करती है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्रिएट करती है, जी सिक्योरिटीज़ जिसको हम बोलते हैं।
अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 ईयर आप इसका टेन्योर ले सकते हो। डेटेड सिक्योरिटीज जो जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसके हम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 और अप टू हाईएस्ट लेवल अभी तक का रहा है 50 ईयर्स का। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेजरी बिल का लिया, तो ये सिर्फ सेंट्रल ट्रेजरी बिल को जब देखते हैं तो सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म लोन्स लगते हैं, तो उसके लिए आरबीआई ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, अब हम ट्रेजरी बिल्स को समझते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ट्रेजरी बिल है, सपोज करो इसमें लिखा हुआ है कि पे करना है गवर्नमेंट को 90 रुपीज़, और आपको एक टाइम बाद 364 डेज बाद आपको 100 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी, रिटर्न कर देगी। मतलब क्या, आपको 90 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। मतलब क्या कि आपने कुछ इंटरेस्ट पे नहीं, मतलब आपको इंटरेस्ट इस पर नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही कूपन मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड, और डिस्काउंटेड प्राइस पे कूपन मिलता है। 100 रुपीज़ जो इसकी फेस वैल्यू है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं बॉन्ड्स होते क्या हैं और वर्क कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देगी, आरबीआई इसको सेल करेगा इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स आपको पे करेंगे और ये सारा अमाउंट आरबीआई जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स हो कौन सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, रिटेल इंडिविजुअल मतलब हम लोग नॉर्मल पीपल भी हो सकते हैं। अब हमें अगर इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करने तो क्या करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे ई कुबेर पे। आरबीआई का एक्ट है जिसको हम बोलते हैं ई कुबेर। यहाँ पे जो है आरबीआई जो सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जहाँ पे बाय और सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, सेल इन मार्केट। अब ई कुबेर से आपने अपना एक जीसैक खरीदा, अब आपको ये जीसैक किसी और को सेल करना है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे NDSOM प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रीसेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसको फुल फॉर्म होता है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी, अब सेम को फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में आती है तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। अब जब इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑलरेडी मार्केट में आई हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब आरबीआई जो है प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकती है। क्यों आरबीआई प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई को सिक्योरिटीज़ देगी। ठीक है, और आरबीआई इसको परचेज करके गवर्नमेंट को मनी देगी, तो मतलब क्या, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा मनी ऐड हो रहा है, जिससे इन्फ्लेशन आने का खतरा हो सकता है। मतलब क्या, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में, करेक्ट। तो आरबीआई करती क्या है, आरबीआई इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो खुद से गवर्नमेंट को परचेज करने की जगह दूसरे इन्वेस्टर्स को देती है। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, अभी सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, तो आरबीआई यहाँ पे जो है मनी को सप्लाई कम करने का काम करती है। यहाँ पे मनी ऐड नहीं होता है, हाँ यहाँ पे मनी माइनस होता है, या फिर इसका फ्लो जो है आरबीआई चेंज करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बॉन्ड्स हैं। ठीक है, हम इसको समझेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट में। अब देखते हैं बॉन्ड्स को, तो बॉन्ड्स होते क्या है, यील्ड्स, बॉन्ड्स एंड कूपन रेट, ये सब क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉन्ड है इस तरह का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 100 रुपीज़, मतलब क्या, ये इसकी फेस वैल्यू हुई। 6% आपका कूपन रेट हुआ। ठीक है, टेन्योर हुआ इसका 3 ईयर्स। अब आपको गवर्नमेंट एनुअली इस फेस वैल्यू पे 6% इंटरेस्ट रेट देगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये बॉन्ड जो है मार्केट में बार बार रीसेल होता है। मतलब क्या, आप फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है, हो सकता है ये बॉन्ड मार्केट में बिका हो 101 रुपीज़ पे। ठीक है, हो सकता है बाद में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट की प्राइस, बॉन्ड की प्राइस गिर गई हो, तो इससे क्या हुआ, बॉन्ड वापस से कितना का हो गया, समझो 90 रुपीज़ का हो गया।
तो आपकी फेस कूपन रेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यील्ड रेट, मतलब रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यील्ड रेट क्या होता है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टेड, एक पर्सन 90 रुपीज़ में ये बॉन्ड खरीदा, एक पर्सन ने सेम फेस वैल्यू का बॉन्ड खरीदा 110 रुपीज़ में, जिस पे उसको मिल रहा है सेम 6% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपकी यील्ड रेट क्या है, इस तरह चेंज होती है, मतलब आपको जो रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है नॉर्मल, कि यील्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो यील्ड रेट जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मार्केट प्राइस के। यील्ड रेट जो रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मार्केट प्राइस के। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है किसी बॉन्ड की, तो आपका यील्ड रेट गिर जाएगा। अब मार्केट प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आपका यील्ड रेट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या, बॉन्ड की मार्केट प्राइस आपकी यहाँ पे 110 है, मतलब क्या है, ज़्यादा है, तो यील्ड रेट आपका गिर जाएगा, मतलब आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, करेक्ट। यहाँ पे बॉन्ड में मार्केट प्राइस जो है कम है, तो आपको यील्ड रेट ज़्यादा मिलेगा, मतलब क्या, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स, यील्ड रेट कम ज़्यादा क्यों होता है, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने 6% रेट पे अपना बॉन्ड रिलीज़ किया, अब सेम बॉन्ड जापानीज गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ किया, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या होगा, एकदम से इंडियन बॉन्ड्स को एकदम से मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे और जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, इससे सप्लाई जो है बढ़ जाएगी एकदम से, जिसके कारण जो है मार्केट प्राइस जो है गिर जाएगी और यील्ड रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑपरेशन ट्विस्ट पे। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने, एक आरबीआई ने बाय एंड सेल शुरू किया था कोविड के टाइम पे, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो आरबीआई को कंट्रोल करना था मनी सप्लाई, कि मतलब इन्फ्लेशन कम करना है तो मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मनी सप्लाई कम करा तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, करेक्ट। तो आरबीआई को करना क्या था, ग्रोथ मेंटेन करनी थी, मतलब ग्रोथ इंक्रीज करना थी, और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना था, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना था, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, सेल शॉर्ट टर्म और परचेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो आरबीआई परचेज कर रही है और सेल कर रही है शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आरबीआई सेल शॉर्ट टर्म बॉन्ड कर रही है तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की जो है सप्लाई बढ़ रही है, करेक्ट। तो इससे सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, अब इसका हम परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को, आरबीआई परचेज कर रही है, इसकी डिमांड राइज हो रही है, डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स राइजेस, जिससे क्या हो रहा है कि मार्केट प्राइस जो एक बॉन्ड की राइज हो रही है, डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई अभी भी कम है ना, मतलब आरबीआई नए बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड सेल नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की डिमांड एकदम से बढ़ गई है, जिससे क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस जो है बॉन्ड्स की वो बढ़ गई है। अब हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस जो यील्ड रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट प्राइस के, तो जिससे यील्ड रेट रिड्यूस हो गई है। अब रिटर्न्स कम मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उसको मार्केट में बोरो करना है, ठीक है। तो एक जो बेंचमार्क बॉन्ड्स होते हैं, 10 ईयर्स के बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेंचमार्क बॉन्ड्स। मतलब क्या, इनका टेन्योर ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है आपके पास और आपसे बोलती है कि मैं आपको 10 ईयर का बॉन्ड दे रहा हूँ और मैं आपको रिटर्न्स दूंगा 6% के, ठीक है, और आप मुझे कुछ मनी बोरो करने दो। तो क्या होता है, आप क्या बोलोगे, नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 8% का रेट मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट यील्ड रेट मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूँ, आप मुझे 8.5 पे, 8.6 पे, 8.7 पे जो है यील्ड रेट दो, मतलब रिटर्न्स प्रोवाइड करो। तो इससे क्या होता है, कंपनी जो है मार्केट में बोरो नहीं कर पा रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यील्ड रेट गिर गया है, मतलब क्या, अब आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, 6% मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो अब कंपनीज क्या करेगी, ईजीली अपने लो रेट पे, मतलब 6.5 6.7 पे अपने बॉन्ड मार्केट में सेल कर सकती है और मार्केट से बोरो कर सकती है, करेक्ट। तो दिस विल इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, कॉर्पोरेट कैन इशू एंड बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेशन
ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।